नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। पर्यावरण की ईवीएस क्लास के नए क्लास पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन है और ये क्लास नंबर आपका 33 है। और इस क्लास में दोस्तों हम 20 महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चन की बात करेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न रहेंगे, एग्जाम पर पूछे गए प्रश्न रहेंगे, कुछ प्रश्न संभावित प्रश्न रहेंगे, कुछ प्रश्न रिपीटेड प्रश्न रहेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। और सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रत्येक क्लास आपकी कंटिन्यू क्लास चल रही है। तो चलिए इस क्लास में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। और इसके पिछले क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देख पाया है तो आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि ये टीचर्स फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है और ये टीटी रिलेटेड आपको यहाँ पर क्लासेज वीडियोज मिलते रहेंगे। पहला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी IMP वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। ऊतक है, रक्त है, कोशिका है, प्रोटीन है। सारे ऑप्शन लग रहे होंगे आपको कि सारे ऑप्शन बिल्कुल, क्योंकि ऊतक भी ज़रूरी है, रक्त भी है, कोशिका भी है, लेकिन प्रोटीन भी है, क्योंकि प्रोटीन भी ज़रूरी है, रक्त भी ज़रूरी है। तो देखिए मूलभूत की बात कर रहे हैं, मूलभूत इकाई यूनिट की बात की जा रही है। तो सभी जानते हैं कोशिका का नाम यहाँ पे सर्वोपरि आता है कि जीवन की मूलभूत इकाई जो होती है वह कोशिका होती है। कोशिका सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई दोनों कहलाती है। ये स्वतंत्र जनन की सामर्थ्य रखती है। ये विभिन्न पदार्थों का छोटा से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जीवन कहते हैं। और कोशिकाओं से मिलकर मनुष्य का शरीर बना हुआ है। हमारा और आपका शरीर किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। और इसकी खोज 1965 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। दूसरा प्रश्न है साथियों, बेहतरीन बेमिसाल प्रश्न, सिलेक्शन वाला प्रश्न। धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग, ये पिछले बार पूछा गया प्रश्न है। तपेदिक, कैंसर, फेफड़ा, अल्सर, निद्रा। सभी जानते हैं आप लोग, ज्ञानी, सर्वज्ञ, व्याख्याता, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। धूम्रपान से होने वाला जो प्रमुख रोग होता है सभी लोग जानते हैं, कैंसर, वो भी फेफड़ा वाला कैंसर। ये भी ध्यान दीजिएगा, कैंसर ट्यूमर मस्तिष्क पर भी होता है, पेट पर भी होता है, हाथ पर भी होता है, हर जगह। लेकिन फेफड़ों वाले कैंसर को धूम्रपान होने वाला प्रमुख रोग बताया गया है। और ये सभी को पता है, धूम्रपान जो होता है फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। फेफड़े तथा मुख का कैंसर हो जाता है धूम्रपान से। और कैंसर जो होता है विषाणुजन्य एक रोग है। इसके अंतर्गत सारे ऊतक नष्ट हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप अगर जो भी कोई भी चोट लग जाती है तो चोट भी जल्दी भरते नहीं है, चोट के घाव जल्दी भरते नहीं हैं। और ये क्या है, घाव धीरे धीरे क्या है, बढ़ते रहते हैं। तो इससे बचना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये विषाणुजन्य रोग कहलाता है। साथियों, तीसरा प्रश्न आ चुका है। विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है। अगर छोटा 8 साल का ही बच्चा होगा तो वह बता देगा कि हमारे और आपकी धड़कन कितनी होती समानतः। कभी डॉक्टर्स पर अगर जाएंगे तो वहाँ पे लिखा रहता हमेशा, ठीक है, बोर्ड बना रहेगा, कटिंग फिक आपको मिल जाएगी, फ़ोटो मिल जाएगा। लेकिन 8 से 10 साल का बच्चा भी इस तरह में जानता है। ये है शिक्षा का लेवल। इसीलिए बोलते हैं शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है, और ये शिक्षा का प्रचार प्रसार आपको करना है। विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट अगर धड़कन की बात करें तो 32 मिनट होती है, सभी लोग जानते होंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों, तीसरा प्रश्न आ चुका है। आई होप आप लोगों ने क्लास को भी लाइक कर लिया होगा। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, सभी गृहिणी, सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हमारे और आपके शरीर में किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? लीवर की बात करेंगे, वृक्क, फेफड़ा, हृदय। देखिए प्रश्न से ही उत्तर हमें पता चल जाता है। अमोनिया, यूरिया, यूरिन की बात करें, यूरिया की बात करेंगे, इसका संबंध वृक्क से संबंधित होता होगा। और लीवर का तो अलग ही है, क्योंकि लीवर हमारे पाचन क्रिया का प्रमुख अंग माना जाता है। लीवर है तभी तो पाचन क्रिया है, तभी हमारा भोजन पाचन होता है। और फेफड़ा तो सभी लोग जानते होंगे। और हृदय की बात करते हैं, हृदय तो बिल्कुल धड़कन, जैसे हमें अभी पिछले क्वेश्चन बात किया था, 32 मिनट 1 मिनट 72 पल्स प्रति मिनट होता है आपका। अगर साथियों और भी प्रश्नों की बात करें, इनका जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी आपकी यकृत लीवर होती है, आपको पता ही होगा।
इसका जो प्रमुख कार्य होता है साथियों, अमोनिया को यूरिया में बदलना होता है, जिससे यूरिया क्या होती है, मनुष्य के शरीर के बाहर आ जाती है। किसके द्वारा? वृक्क के द्वारा आती है। इनमें से कौन जो है वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। नीली हरी शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक की बात करेंगे, वायरस की बात करेंगे। 4 बेहतरीन ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन को चूज कीजिए और अपने स्कोर को बेहतर कीजिए। तो वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण साथियों और कोई नहीं, नीली हरी शैवाल करती है। ये शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक या नाइट्रेट में बदल देती है और इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है और उसकी उर्वरता में वृद्धि हो जाती है। 5वां प्रश्न है, चूहे के द्वारा फैलने वाला रोग। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। चेचक, मलेरिया, प्लेग या तपेदिक की बात कर रहे हैं, सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए दोस्तों, चूहे के द्वारा जो फैलने वाला रोग होता है वह एक ही है, सभी लोग जानते हैं, प्लेग। नॉट फॉर प्लेट। क्या किसकी बात कर रहे हैं? प्लेग की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं। प्लेग के वायरस को पिस्सू भी कहते हैं, काफ़ी बार पूछा गया। प्लेग के वायरस को क्या कहते हैं? पिस्सू कहते हैं। यह पिस्सू जो होता है परजीवी के रूप में चूहों पर निर्भर रहता है और प्लेग से शरीर के फेफड़े तथा लाल रक्त कणिकाएं प्रभावित होती हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्लेग से जो है हमारे शरीर में किस अंग, कौन सा अंग प्रभावित होता है या किस किस को यह डिफ्यूज करता है? तो फेफड़े और आरबीसी की बात करेंगे। परीक्षा के 10 से महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें जो हम अक्सर एग्जाम पर भूल जाया करते हैं। मच्छरों से फैलने वाले रोग जो है आपके मलेरिया है, चिकनगुनिया है, मस्तिष्क ज्वर है। और मक्खियों से फैलने वाला रोग हैजा, पेचिस, डायरिया हो गया। पेट से संबंधी जो बीमारियां होती हैं। दूषित जल और भोजन से होने वाले रोग जो होता है पीलिया, पोलियो हो गया, आंत ज्वर हो गया, हैजा हो गया, तिसार और आपका राइपाइस की बात करेंगे। ये दूषित जल से भी होता है क्योंकि ये भी आपके पेट संबंधित बीमारियां ज़्यादातर होती हैं। साथियों ये भी प्रश्न है, रोनाल्ड रास का संबंध है। यह सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। रोनाल्ड रास का संबंध साथियों किससे है? अब ये रोनाल्डो आपको स्पोर्ट खिलाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, हम फुटबॉलर खिलाड़ी की नहीं बात कर रहे हैं। रोनाल्ड रास का संबंध दोस्तों एक किसी एक रोग का नाम दिया गया है। हैजा, चेचक, आपका धुवर क्लोसिस की बात करेंगे या मलेरिया की बात करेंगे। सभी जानते हैं हम ऑप्शन नंबर किसकी बात कर रहे हैं? शी की बात कर रहे हैं। रोनाल्ड रास का जो एक प्रसिद्ध ब्रिटिश चिकित्सक थे, इन्होंने 1902 में मलेरिया बुखार परजीवी प्लाज्मोडियम के लिए खोज किया था और इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मलेरिया मादा एनोफ्लूइज मच्छर के काटने से होता है जो इसे परजीवी को मनुष्य के शरीर पर छोड़ देता है और इसमें रोगी को सर्दी और सिर दर्द के साथ साथ बार बार बुखार भी आता है और इसकी जो दवा होती है कुनैन नामक औषधि का उपयोग कर मलेरिया को उपचार में किया जाता है। तो हम किसकी बात कर रहेंगे? किसकी बात कर रहे हैं? मलेरिया की बात कर रहे हैं या ऑप्शन नंबर सी या डी या बी, किसकी बात कर रहे हैं? देखिए कहीं ना कहीं अगर हम ब्रिटिश चिकित्सक की बात करें, मलेरिया बुखार की बात कर रहे हैं तो आपका ऑलरेडी ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे सही भी। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग डाउट नहीं हो जाएगा, यहाँ पे सर सी हो गया, मिसप्रिंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम मिसप्रिंट को क्लियर भी कर देते हैं तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और बुकों में इसी तरह भी मिसप्रिंट मिलता है लेकिन बुक में क्लियर नहीं हो पाता है जब आप लोगों को कंसेप्ट से नॉलेज होता है, क्योंकि आप ही व्याख्याता हैं, भावी ज्ञानी सर्वज्ञ हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं खोज और खोजकर्ता के रूप में 3 महत्वपूर्ण हैं। ये काफ़ी बार पूछे गए प्रश्न हैं और इस एग्ज़ाम के वजह से इम्पोर्टेंट बन जाता है कि किण्वन की खोज लुई पॉस्चर ने किया 1857 में। चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने 1798 में किया। जीवाणु में पेनिसिलिन की खोज, एक आपको पता होगा अगर आप एमपी से हैं, यहाँ पे पेनिसिलिन खोज से संबंधित एक आपके कॉमेडियन भी इसी प्रश्न से ही वायरल हुए थे। वो एमपी के कॉमेडियन कहलाते हैं और हम जहाँ पर हम हैं हमारे क्षेत्र के ही ज़्यादातर हैं। तो जीवाणुओं में अगर पेनिसिलिन की बात करें, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करेंगे। ये इनका 10th-12th का एग्ज़ाम था, इन्होंने कॉमेडी किया था कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। इससे संबंधित उनका वीडियो वायरल हो गया और वह कॉमेडियन बन गए।
इसी तरह आपको तैयारी करना है, प्रिपरेशन करना है, ताकि आप लोग भी आपका जो सपना है गवर्नमेंट जॉब पाने का, गवर्नमेंट टीचर बनने का, शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का, वो ज़रूर आप लोग कर पाएंगे। श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली जो मुक्त गैस होती है, सभी लोग जानते हैं मनुष्य की बात कर रहे हैं और ग्रहण की बात करें तो मनुष्य यानी कि आप और हम किसका ग्रहण करते हैं? O2 का ग्रहण करते हैं। और जो पेड़ पौधे होते हैं वो CO2 ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर मनुष्यों की बात करें इसलिए O2 सही होगा, अर्थात पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन गैस दोस्तों मानव की प्राणवायु कहलाती है और जीवन के लिए अनिवार्य यह आपका प्राणवायु है। ऐसा रोग दोस्तों बताना है जो संक्रामक रोग नहीं दिया गया है, जैसे डेंगू, मलेरिया, पोलियो, टिटनेस। अब देखिए संक्रामक रोग, संक्रामक से आप लोग सभी लोग परिचित ही होंगे। देखिए डेंगू, मलेरिया, पोलियो ये संक्रामक रोग कहलाते हैं, लेकिन टिटनेस आपका संक्रामक रोग नहीं है। तो टिटनेस क्या है? डेंगू, मलेरिया, पोलियो संक्रामक रोग है। इन्फेक्शन डिसीज की बात कर रहे हैं। टिटनेस रोग में कंकाल पेशियों को नियंत्रित करने वाला होता है। टिटनेस रोग जो होता है कंकाल पेशियों को नियंत्रित करने वाला होता है, जो नियंत्रण नामक बैक्टीरिया से होता है। और टिटनेस का अन्य नाम धनुष्टमकार एवं लाको भी है। इसका ध्यान दीजिएगा, काफ़ी बार पूछ लिया जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न को रिपीट भी किया गया है और डिटेल के साथ आपको बताया भी गया है। और डिटेल को आप लोग काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं, इसी तरह करते रहें। फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता जो है संभव हो पाती है? बात करें साथियों फसल चक्र की और मिट्टी में स्थिरता की, और मिट्टी में उपस्थित तत्व की स्थिरता की संभव की बात करेंगे तो एक ही ऑप्शन होगा मिट्टी। फसल चक्र की बात करेंगे नाइट्रोजन का नाम आ ही जाता है, क्योंकि साथियों फसल चक्र जो होता है, क्रॉप रोटेशन जो होता है, मिट्टी में पोषक के प्रतिपूर्ति का एक अन्य तरीका है, जिसमें एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम से उगाया जाता है। जैसे आप लोग वो देखते होंगे धान के बाद फिर गेहूं का सीजन आता है, तो यही चीज़ें कहलाती हैं। इसमें क्या होता है मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु राइजोबियम लेम्यूमिनिसेरम पाए जाते हैं, और ये जीवाणु जो होते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक नाइट्रेट या नाइट्राइट में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। पत्तियों का रंग दोस्तों इनमें से किसके कारण हरा होता है? सभी को पता होगा क्लोरोफिल और पर्णहरिम के कारण हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण साथियों संपादित होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर संपादित होता है? सभी पौधों द्वारा होता है, सभी जंतु एवं पौधों द्वारा होता है, सभी हरे पौधों द्वारा होता है, या वायरसों के द्वारा होता है। सभी जानते हैं आप लोग ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं और जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जब भी बात की जाती है, इसके संपादन की बात की जाती है, तो सभी हरे पौधे द्वारा होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में उपस्थित जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, और ये निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निर्मुक्त भी करते हैं, जो हमारे लिए प्राणवायु कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली जो गैस होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज की बात कर रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकालना, देखिए अंदर बाहर पेड़ पौधे जीव जंतु मनुष्य, यहीं पर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो प्रकाश हरे पौधे की बात करेंगे, हरे पौधे बाहर निकालना, तो हरे पौधे क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन निकालते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करना है आपको। अगर यहीं पे अंदर की बात की जाती तो पेड़ पौधे अंदर क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं। ग्रहण क्या करते हैं? CO2 ग्रहण करते हैं। इनमें से प्रक्रियाओं में से कौन सा युग्म पौधे को जंतुओं से अलग करता है? वह है क्लोरोफिल और रसधानी। अब आपको समझाएंगे भी कि ऐसा युग्म जो पौधे को जंतुओं से अलग करता हो। क्लोरोफिल और रसधानी की बात करेंगे। क्लोरोफिल पौधे में पाई जाती है। पौधे में पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल पर्णहरिम के कारण होता है, ये जंतुओं में नहीं पाया जाता है। जबकि रिक्तिका या रसधानी जो है पौधे जंतुओं दोनों में पाई जाती है। पौधों में रिक्तिकाओं का आकार बहुत बड़ा होता है और जंतुओं में इसका आकार छोटा होता है।
अगला प्रश्न जो प्रत्येक एग्जाम पर इस टाइप का एक प्रश्न जरूर आता है सुमिलित करने वाला, जीव और संग्रहण। मछली, केचुआ, तितली, शार्क, इनका संग्रहण हर्बेरियम, वाइवेरियम, एक्वेरियम, टेटेरियम है। अब सही संग्रहण आपको चूज करके बताना है। साथियों सभी जानते हैं मछली को कहाँ रखा जाता है, एक्वेरियम में, उसको संग्रहण का नाम एक्वेरियम दिया गया है। केचुए को जहाँ पर रखा जाता है उसके संग्रहण का नाम टेटेरियम दिया गया है। और तितली को जहाँ पर रखा जाता है उसके संग्रहण का नाम वाइवेरियम दिया गया है। और शार्क का हर्बेरियम दिया गया है। अर्थात यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मछली एक्वेरियम, केचुआ टेरवियम, तितली वाइवेरियम और शार्क को हर्बेरियम पर रखा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, एक पुरुष जिसका रक्त ओ है, ब्लड ग्रुप जिसे बोलते हैं ओ है, और एक जो है समूह ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है। शादियों का सीजन चल रहा है। मेल जो है ओ रक्त वाला है और फीमेल जो है ए रक्त वाली है, ए रक्त समूह वाली है। दोनों का शादी होता है, दोनों का मिलान होगा। जब मिलान होगा, संबंध बनेंगे तो बच्चा होने की संभावना होगी। तो जो बच्चा होगा, बच्चा या बच्ची कोई भी, उसका जो रक्त समूह कौन सा हो सकता है, या बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना बताना है। 75, 50, 100, 25। तो सभी जानते हैं ये जो ब्लड समूह होता है, अगर फीमेल का अलग है और मेल का अलग है तो दोनों का 50-50 हो सकता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि पोलियो का कारण क्या होता है। जीवाणु होता है, विषाणु होता है, कवक होता है, कीट होता है, प्रोटोजोआ होता है। काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके एग्जाम पर दिए जा सकते हैं। तो पोलियो का कारण सभी लोग जानते हैं कौन होता है, वह होता है साथियों विषाणु। और ये क्यों होता है ये भी बात करेंगे। पोलियो विषाणु के कारण होता है। पोलियो का वायरस भोजन पानी के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं और ये क्षति हमारे क्या है, किसको क्षतिग्रस्त करते हैं। पोलियो, सभी लोग बताइए, पोलियो जो है किसको क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इससे क्या होता है, हमारी मांसपेशियों में और भी उत्पन्न हो जाता है। तो सिराएं जो होती है जिसमें ब्लड हमारा सर्कुलेशन इधर से उधर, जैसे अगर हमें जाना हो तो सड़क के द्वारा चलते हैं, उसके ब्लड के लिए क्या होती है, सिरकाएँ होती हैं, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर। उनको यह है, मांसपेशियों को यह अवरोध उत्पन्न करता है और ब्लड धीरे धीरे क्या है, पीला पड़ने लगता है, सूखने लगता है। तो किसके कारण होता है, पोलियो जो रोग होता है वह विषाणु के कारण होता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह किस रंग में सबसे अधिक होती है। काफ़ी बार आप लोग शायद पढ़े भी होंगे, लेकिन फिर भी आपको कमेंट करना है। हो सकता है आप लोग कन्फ्यूज हों, भूल भी गए होंगे, तो ये आपका रिवीजन हो रहा है। नीला, पीला, लाल, हरा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन हमारे कलर देखे हुए हैं। पीला कैसा होता है, नीला कैसा होता है, लाल कैसा होता है, हरा कैसा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किस रंग में सबसे अधिक होता है, वह है लाल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है, लाल रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तीव्र होती है। नीले में लाल से कुछ तथा हरी और बैंगनी किरणों से यह क्रिया सबसे कम होती है। नीले और लाल में कुछ होता है, मीडियम की बात करें, और सबसे कम क्या होता है, हरी बैंगनी, इनमें क्या है सबसे कम क्रिया होती है। किसकी बात कर रहे हैं साथियों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा लाल रंग पर होती है। जल जनित रोग इनमें से कौन सा होगा, अतिसार, छोटी माता, रक्ताल्पता, मस्तिष्क ज्वर। सभी लोग जानते हैं। आप ऑप्शन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट की बात कर रहे हैं। जल जनित रोग, इस पर अतिसार है और रोगों से संबंधित जरूर आता है। जल जनित बीमारियां जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, विषाणु, अमीबा के कारण होता है। और अतिसार रोग भी एक जल द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। छोटी माता, मस्तिष्क विषाणु या वायरस, ये दोस्तों क्या है, हमारे छोटी माता और मस्तिष्क जो है विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। और रक्ताल्पता जो है लोहे की कमी, Fe आयरन की कमी से होता है। खून का रक्ताल्पता सभी लोग परिचित होंगे, ब्लड की बात करेंगे। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। RBC मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम से, रक्त में क्षतिग्रस्त से, यकृत कोशिकाओं से, रक्त में मच्छर की लार्वे की, या लाल रंग की कोशिकाओं के मच्छर के अंडे से। सभी कमेंट कीजिएगा। देख, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति मलेरिया की पहचान होगी। डॉक्टर कैसे पता कर पाता है, जांच कर पाता है कि हमारे और आपके
जो है मलेरिया हो गया है। वह लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी की उपस्थिति के कारण, जिसे हम प्लाज्मोडियम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अंजलि एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित कुछ सावधानियां पढ़ती है। उस पोस्टर पर क्या लिखा था? अपने आसपास पानी को जमा न होने दे, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जा रहा है तो उसे तेल से छिड़काव करना चाहिए और स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करना चाहिए। तो पोस्टर का उद्देश्य है कि किसके फैलने के बारे में जागरूकता प्रदान करना है। देखिए, अपने आसपास पानी जमा होना, बर्तन, कूलर, टंकियों को साफ रखें, वहाँ पर भी पानी ना हो, ठीक है, पानी इकट्ठा ना होगा, यहाँ पर इकट्ठा हो तेल का छिड़काव करें। मतलब ये है कि मच्छर से संबंधित हो गया, क्योंकि जहाँ पर पानी काफ़ी दिनों का, हफ्ता 10 दिन तक भरा रहेगा, वहाँ पे क्या होते हैं, मच्छर अपने अंडे देने लगती हैं, ठीक है। और स्वयं से बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। अपने रूम के बाहर देखते होंगे जालियाँ लगा ली जाती, जिससे मच्छरों का अंदर प्रवेश न हो। गांव में मच्छरदानियाँ लगाई जाती है, ठीक है, जिससे मच्छर सोते समय मच्छर पहुंच ना सके, शरीर के संपर्क पर काट ना सके। तो ये जो होगा पोस्टर का जो संपर्क होगा वह होगा डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर की रक्षा की बात करेंगे, जागरूकता फैलाने की बात करेंगे। अब आप बोलेंगे जापानी मस्तिष्क क्या होता है? तो पोस्टर का उद्देश्य डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना है। ये जापानी मस्तिष्क के बारे में जाइए, आप लोग सर्च कर सकते हैं, काफ़ी सारा आपको गूगल पर मिल जाएगा। तो ये रहे दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चंस। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पे आए होंगे, कुछ नई जानकारियाँ मिली होंगी, कुछ पुरानी जानकारियाँ आपको रिपीट हो गया होगा, रिमाइंड भी हो गया होगा। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन से काफ़ी सारे प्रश्न रिपीट भी होते हैं, ठीक है, बार बार भी पूछे जाते हैं और नए प्रश्न भी क्रिएट होते हैं। सारे प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस से ही पूछे जाते हैं। बस हमें होता है प्रत्येक क्लास को अटेंड करना, अच्छे तरीके से सभी प्रश्नों को करना, और फीडबैक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एक फैक्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं कमेंट यहाँ पर सर्वोपरि है। आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वमान्य है। और मैं जयसवाल सर आप सभी का इसी तरह स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्रत्येक क्लास पर जाइए, चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, हर एक क्लास, हर सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। और आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर पाना है, सिलेक्शन पाना है, तो प्रत्येक क्लास का प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए साथियों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।